Hello students, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. बच्चों आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ ISI MSQE PEA. ISI आप जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर इंस्टीट्यूशंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स. और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, जो बच्चे ISI से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते हैं उनको जॉब के पीछे नहीं भागना होता, जॉब उनके पीछे भागती है, मन चाही जॉब मिलती है. ठीक है, अच्छा कैंपस प्लेसमेंट है इनका, अच्छा इंस्टीट्यूशन है. मैं ये पेपर आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ. इसमें पीईए जो है पेपर, ये इसमें हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. पीईबी जो है सब्जेक्टिव होता है, उसका अलग से लेक्चर रिकॉर्ड आपको मिलेगा. इसमें पीईए में 30 क्वेश्चंस हैं. देयर आर 30 क्वेश्चंस. उनमें से फर्स्ट 15 जो है वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, माइक्रो पे, मैक्रो पे और कुछ कुछ इंटरनेशनल पे भी अगर क्वेश्चन आते हैं. और लास्ट के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो मैथ, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं. आज की इस क्लास में अभी फर्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करूंगा, जिसमें जो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है. और नेक्स्ट लेक्चर आपको जो मिलेगा उसमें हम मैथ स्टैट्स के क्वेश्चन जो मैथ स्टैट्स पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. राइट. और बच्चों आप देख पा रहे हैं पीछे मैं भगवान बुद्ध की शरण में बैठ के क्वेश्चन ये पेपर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इस प्रार्थना के साथ कि आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ पाएं और अच्छे से आपका पेपर हो, आपके मन चाहे इंस्टीट्यूशन में आपका दाखिला हो, लाइफ में आप खूब तरक्की करें. ठीक है जी, इन सब प्रार्थनाओं के साथ आइए पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने स्क्रीन पे खोल दिया, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा. और इसके अलावा कोई और बात आपको जाननी है, हमारी वेबसाइट है, आपका यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम लिखा है, मेरा फोन नंबर लिखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू हमसे या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें. चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. और मैं बता दूं बच्चों, बहुत आसान पेपर है ये. ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोगों को मतलब मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. ये मैं चाहूंगा कि आप लोग लेक्चर साथ साथ एक बार वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, फिर अगला क्वेश्चन आप एक बार लेक्चर को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, Robinson Crusoe will live this period and the next period as only inhabitant of his island, completely isolated from the rest of the world. His only income is a crop of 100 coconuts that he harvests at the beginning of each period. Coconuts not consumed in the current period spoil at the rate of 20%. तो यहाँ पर जैसे ये इंटरटेम्पोरल का क्वेश्चन है, आज का पीरियड है, नेक्स्ट पीरियड है, जैसे वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पॉइलेज हो रही है. आपने जो कोकोनट्स यूज नहीं करे वो खराब हो जाएंगे. फॉर्मूला वही लगेगा, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है. Crusoe's preferences over consumption in period 1 and consumption in period 2 is given by utility function u is equal to minimum of 5c1 6c2. Crusoe's utility maximizing consumption choice is given by this. ये चार ऑप्शंस हैं, हमको इनमें से सिलेक्ट करना है. ठीक है जी. तो पहले आप समझते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बजट लाइन क्या होती है. व्हाट इज द बजट लाइन. मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ताकि आप हर बात को आसानी से समझ पाएं. जो फॉर्मूलेज हैं आप उसको शॉर्टकट में लगाएंगे एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. मैं डिस्क्रिप्टिव वे में इसलिए करता हूं कि मैं आपके सामने नहीं हूं, कोई क्वेरी आपकी रेज हो तो कौन बताएगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में करता जाता हूं. आप लोगों ने जो चीजें आप जानते हैं उसको छोड़कर फटाफट से फॉर्मूले पे जाना. जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है बजट लाइन का, मैंने बजट लाइन लिखा, आपको लिखना नहीं होगा. C2 आप सेकंड पीरियड में कितना कंज्यूम करते हैं, जो सेकंड पीरियड की इनकम है, प्लस 1 प्लस R टाइम्स जो फर्स्ट पीरियड की सेविंग है, M1 माइनस C1. ठीक है जी. यहां पे R जो है वो -0.2 है, आपको नुकसान स्पॉइलेज हो रही है. तो R यहाँ पे क्या है, M1 है हमारे पास यहाँ पे 100, M2 है 100 और R है -0.2. तो यानी C2 क्या हो गया, C2 हो गया 100 प्लस 0.8 इंटू 100 माइनस C1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाता है आपके पास का 0.8 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 180. ये मेरी बजट लाइन, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ. ठीक है. आप डायरेक्टली भी इस पे पहुंच सकते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं, बजट लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस R टाइम्स C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 प्लस R टाइम्स M1 प्लस M2. सीधा यहाँ पे R की वैल्यू डालकर, ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको एग्जाम में, बस आपको सीधा वैल्यू डाल के इक्वेशन लिख देनी है. राइट. और मेरा यूटिलिटी फंक्शन क्या है, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ
5C1 6C2, तो कहां पे आएगा ऑप्टिमम पॉइंट? फॉर ऑप्टिमलिटी क्या करते हैं, ये जो फॉर्मेलिटीज में करता हूँ ये एग्जाम में एमसीक्यू में आपको जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव वाले में जरूरत पड़ेगी फॉर्मेलिटीज की, ये सब जो लिखना है। ऑब्जेक्टिव में इन सबकी कोई नीड नहीं है, मैं क्यों करता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएं, ठीक है। फॉर ऑप्टिमलिटी 5C1 इज इक्वल टू 6C2, आई मीन दिस गिव्स यू दैट C1 इज 6/5C2, तो इसका मतलब इसको हम देते हैं नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है आपके पास, 0.8 टाइम्स 6/5C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 180, ये आ रहा है सर 4.8/5 0.96, तो 1 पॉइंट, ये C2 होगा 1.96 C2 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स C2 इज 180 डिवाइड बाय 1.96। मैं कैलकुलेटर पे इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 180 डिवाइड बाय 1.96 यार 91.84 अप्रोक्सीमेटली, और C1 क्या आ रहा है, C1 आ रहा है 6/5 इंटू 91.84, जब आप करते हैं इंटू 1.2 कर लीजिए इसको, तो यू गेट 110.20420, राइट। तो ये आप अब मेरे पास C1 C2 की वैल्यूज आ रही हैं, अब आप उसमें देखिए आपके पास क्या आंसर है। एग्जैक्टली तो कोई मैच नहीं कर रहा, ये फर्स्ट वाला जो है 200/11 ये 110 के आसपास ही आ रहा है, और C2 1000/11 ये 90 के आसपास ही आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है फर्स्ट ऑप्शन वो हमारी मैच कर रही है, बहुत क्लोजली मैच कर रही है। इसलिए हमने ऐसा कई बार देखा है पिछले ईयर्स के पेपर्स में भी, कई बार क्या वो अक्सर ऐसा क्वेश्चन कुछ होते हैं जहां पर एग्जैक्ट 1 for 1 मैचिंग नहीं होती, बहुत नियर अबाउट जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है, तो यहाँ पे नियर एकदम अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली C1 जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, द डोमेस्टिक सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशंस फॉर अ कमोडिटी इन ए कंट्री आर, सप्लाई दे रखा है P इज इक्वल टू 50 प्लस Q, और डिमांड है P इज इक्वल टू 200 माइनस 2Q, ये सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन है। P प्राइस है, Q है क्वांटिटी इन थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स, Q जो है क्वांटिटी है इन थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स, ठीक है। The country is a small producer in the world market where the price which will not be affected by anything done in this country, done by this country, मतलब प्राइस जो है यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट मान के चलिए, इज ₹60, प्राइस 60 रुपीज है। गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री इंट्रोड्यूसेस अ परमिट पॉलिसी विच वर्क्स एज फॉलोज, गवर्नमेंट एक परमिट पॉलिसी लेकर आई है। परमिट पॉलिसी क्या है और वो परमिट पॉलिसी क्यों लाई है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए जब 60 रुपए का प्राइस है, तो अगर प्राइस को 60 का आप डालते हैं तो सप्लाई इक्वेशन डालिए, क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी आएगी 10,000 किलोग्राम्स, क्योंकि क्वांटिटी 1000 किलोग्राम्स में, तो सप्लाई इक्वेशन में अगर मैं प्राइस डालता हूँ 60, तो सप्लाई आ रही है 10,000 किलोग्राम्स, और 60 के प्राइस पे डिमांड आ रही है कितनी, 60 डालेंगे तो 70,000 किलोग्राम की डिमांड आ रही है। सप्लाई 10,000 की है और डिमांड 70,000 की, मतलब मिसमैच, एक्सेस डिमांड है यहाँ पर। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो फॉरेन कंट्रीज के सप्लायर्स हैं उनको इनवाइट करती है कि आप हमारे यहाँ पे गुड्स बेचिए। कैसे? गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री इंट्रोड्यूसेस अ परमिट पॉलिसी व्हिच वर्क्स एज फॉलोज, द गवर्नमेंट इश्यूज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ परमिट्स, ईच परमिट अलाउज इट्स ओनर टू सेल एग्जैक्टली 100 किलोग्राम ऑफ क्वांटिटी। देखो यहाँ क्वांटिटी का थोड़ा हेरफेर है, कहीं 1000 किलोग्राम है क्या 100 किलोग्राम में, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक परमिट जो लेगा वो 100 kg क्वांटिटी सेल कर सकता है, मतलब 10 परमिट लेगा वो 1000 किलोग्राम क्वांटिटी सेल कर पाएगा। An exporter from a foreign country cannot sell this commodity in this country unless she purchase such a permit. बिना परमिट के कोई नहीं बेच सकता है। Suppose the government issues 300 permits. गवर्नमेंट ने 300 परमिट्स इशू किए हैं, यानी 30,000 kg की क्वांटिटी अब बढ़ गई। जो डिमांड सप्लाई का गैप था उसमें 30,000 kg बाहर से आपने इंपोर्ट करवा ली। What is the maximum price an exporter is willing to pay for a permit? अब कितना प्राइस वो पे करना चाहेगा, उसके लिए ऑप्शन है, आइए चेक करते हैं। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखने में लग रहा होगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले तो मैं बात करता हूं कि जब प्राइस 60 का है एट P इज इक्वल टू 60, सप्लाई पे आ जाइए। सप्लाई क्या है, P इज इक्वल टू 50 प्लस Q, तो P डाल देंगे 60 तो Q आ जाएगा कितना 10,
1000 किलोग्राम। और डिमांड पे आ जाइए सर, डिमांड क्या थी, P इज इक्वल टू 200 माइनस 2Q। तो Q क्या आ जाएगा, यहाँ पे P डालेंगे 50, तो P डालेंगे सॉरी 60, तो 120, ये आ गया आपका 140/2 यानी 70,000 kg। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई में गैप है। और परमिट्स कितनी क्वांटिटी के हैं, इंपोर्ट कितनी हो रही है जी, इंपोर्ट क्वांटिटी है 300 परमिट्स गवर्नमेंट इशू करें इंटू 100 यानी 30,000 kg। तो अब टोटल सप्लाई कितनी होगी हमारे पास, 10,000 kg तो डोमेस्टिक जो जो फर्म्स हैं वो सप्लाई कर रही हैं, और 30,000 kg जो है वो फॉरेन फर्म सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो टोटल सप्लाई कितनी हो गई, टोटल सप्लाई होगी 10 + 30 यानी 40,000 kg। अब ये 40,000 kg अगर हमारे पास सप्लाई है तो प्राइस कितना आपको मिलेगा, देखिए सप्लाई में डाल दीजिए, सेलर्स इस क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस की डिमांड कर रहे हैं 40,000 के लिए, 50 + Q है ना, 50 + 40 यानी 90 का प्राइस सेलर्स डिमांड करें, और बायर्स इसके लिए कितना प्राइस देने को तैयार हैं, 120 माइनस 2 इंटू Q, तो सॉरी 200 माइनस 2 इंटू Q यानी 120 का प्राइस वो देने को तैयार है। ठीक है, तो यानी जो ये परमिट लेगा वो 120 में बेच सकता है, क्योंकि सेलर तो इस क्वांटिटी को 90 पे 90 का प्राइस मिलेगा तो बेच देंगे इतनी क्वांटिटी, 120 पे तो हंस के बेचेंगे। तो यानी गेन कितना मिल रहा है आपको, अगर आप ये परमिट खरीदते हैं तो बायर तो 120 तक देने को तैयार है, आपको 90 का पड़ता है, तो यानी आपको 30 रुपीज का गेन है। ठीक है, 30 रुपीज पर केजी प्राइस पर केजी है, और एक परमिट पे आपको 100 kg की क्वांटिटी मिलती है, तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ परमिट क्या होगा, आपको 1 kg क्वांटिटी में 30 रुपीज का गेन मिलता है, 100 kg का आपको मिल रहा है परमिट, तो 30 इंटू 100 यानी कि आप 3,000 रुपीज का प्राइस एक परमिट के लिए देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप 3,000 का प्राइस देने को तैयार हैं, ए ऑप्शन ही 3,000 है और कोई नहीं है, ए 3,000 का ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, आगे चलते हैं। देखिए ये है हमारा एक थर्ड क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। सीटेल प्रोवाइड्स सेल्यूलर फोन सर्विस इन दिल्ली and has some monopoly power in the sense that it has its captive customer base with each customer's weekly demand being Q is equal to 60 minus P। कैप्टिव मतलब अब आपने अगर सीटेल से कनेक्शन लिया है और पोर्टेबिलिटी नहीं है तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, नंबर चेंज करना कोई पसंद नहीं करते लोग आसानी से ना, तो आप कैप्टिव हो गए उसके। अब वो जो भी प्राइस आपको ऑफर करेगा आपको लेना है, बस आप डिमांड अपनी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। डिमांड फंक्शन है Q is 60 minus P, तो मोनोपोली पावर उसके पास है। और सीटेल्स टोटल कॉस्ट जो है वो है C is 20Q, 20Q उसकी कॉस्ट है, सो दैट मार्जिनल कॉस्ट 20 की हो गई। सपोज सीटेल मेक्स कॉल एज मच एज यू विश डील, it charges only a flat weekly excess fee, and once a customer pays the flat excess fee, he she can call as much as he she wishes without paying any extra usage fee per hour। तो ये 2 पार्ट टैरिफ हो गया सर, एक तो आपको फिक्स चार्ज लेना है और यूसेज फी लेनी है। यूसेज फी को आपने फिलहाल 0 कर दिया, फिक्स चार्ज की बात हो रही है। फिक्स चार्ज कितना लेते हैं आपको पता ही है कि जो बायर होता है उस बायर का जो कंज्यूमर सरप्लस है उतना ही फिक्स चार्ज लेती है फर्म, तो उस बायर का जो कंज्यूमर सरप्लस है फर्म उतनी फिक्स चार्ज ले लेगी। तो क्वेश्चन यही है कि कितना फिक्स चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस है वही फिक्स चार्ज होना चाहिए सर। तो डिमांड फंक्शन है 60 माइनस पी, और एमसी तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस अब 0 चार्ज करने वाले ना, तो एट P इज इक्वल टू 0, Q है 60 माइनस P यानी Q आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। अगर आप ये डायग्राम देखें कंज्यूमर सरप्लस के लिए, ये डिमांड फंक्शन है हमारे पास, ये जब क्वांटिटी 0 है तो प्राइस कितना है 60, और प्राइस 0 पे क्वांटिटी कितनी 60, तो ये जो ट्रायंगल बना ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। तो क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू 60 यानी 1800 स्क्वायर यूनिट्स, 1800 स्क्वायर यूनिट्स।
इतना ही आप उससे फिक्स एंट्री फीस चार्ज कर लेंगे जो आपका कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है 1800। ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर आ रहे हैं सबके। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस स्टॉप हैज टू बी लोकेटेड ऑन द इंटरवल 0 to 1. There are 3 individuals located at point 0.2, 0.3, 0.9 on the interval. If the bus stop is located at point x, then the utility of an individual located at y is negative of y minus x absolute. मतलब जितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसका एब्सोल्यूट, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि चलना पड़ रहा है तो डिस यूटिलिटी है, ठीक है ना। माइनस साइन का पर्पस यहाँ पे क्या है, आपको चल के जाना पड़ रहा है तो ये आपके लिए क्या है, डिस यूटिलिटी। घर पे ही बस स्टैंड होना चाहिए ना सर फिर तो। चलो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। Negative of the distance between the bus stop and the individual's location, ठीक है। A relocation of bus stop is said to be Pareto improving if at least one individual is better off and no individual is worse off from the relocation. A location of the bus stop is said to be Pareto efficient if there does not exist any Pareto improving relocation. तो अगर कोई Pareto improving relocation नहीं है तो Pareto efficient है, ठीक है। Then अच्छा, तो इनमें बताना कौन है Pareto efficient। 0.5 इनका अर्थमेटिक मीन, इनका मीडियन, या नन ऑफ द अबव। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है। ये मान लीजिए 0 से 1 का इंटरवल है। एक पर्सन खड़ा है 0.2 पे, एक खड़ा है 0.3 पे, एक भाई साहब खड़े हैं 0.9 पे। तो हम कहाँ बस स्टैंड को रखें? अगर भाई 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। मान लो हम 0.2 से पहले रखते हैं, लेट x is less than 0.2, तो टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? पहले वाले की कितनी यूटिलिटी है? अब अगर x 0.2 से छोटा है और 0.2 माइनस एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, तो नेगेटिव ऑफ 0.2 माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ क्योंकि सबका x जो है 0.2, 0.3, 0.9 से छोटा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव ही है, और बाहर माइनस साइन लगा है, हमने माइनस ले लिया। नेगेटिव ऑफ 0.9 माइनस एक्स, तो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 3x माइनस 2 और 3 5 1.4, 3x माइनस 1.4। अगर हम रखते हैं इसको कहां पर? 0.2 से पहले, तो अब यहां पर x को जितना बढ़ाएंगे यूटिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितना x को बड़ा करेंगे तो 0.2 पे ले जाते हैं, एट x इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि हम तो 0.2 से आगे इसलिए नहीं जा सकते, हमने अभी माना है कि 0.2 से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी? टोटल यूटिलिटी आ जाएगी आपकी 0.6 माइनस 1.4 माइनस 0.8। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं इसको रखता हूं एट x इज इक्वल टू 0.3 पे, अगर रख लें, बीच में रख लें, इन दोनों जनों के बीच में मीडियन पे अगर आ जाएं, तो 0.3 पे अगर आप आ जाते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? ये होगी नेगेटिव ऑफ, अब 0.2 माइनस एक्स जो नेगेटिव आएगा, 0.2 माइनस एक्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब हम उसको माइनस साइन के साथ लेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। 0.2 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, और ये तो 0 ही आएगा क्योंकि आपने 0.3 पे रख दिया, और वो रहेगा माइनस 0.9 माइनस एक्स, यानी 0.2 माइनस 0 एक्स एक्स कैंसिल, 0.2 माइनस 0.9 माइनस 0.7। तो उससे बेटर है, पहले वाले से बेटर ऑप्शन है। उसमें था माइनस 0.8, अब है माइनस 0.7, ठीक है। ओके जी। और अगर आप 0.9 पे रखते हैं तो बड़ा नंबर आएगा। 0.9 पे भी नंबर जो है बड़ा आ रहा है, राइट। आप 0.5 पे रखें तो भी नंबर बड़ा आ रहा है। 0.5 पे रखते हैं तो एट, मैं सीधा कर देता हूँ, एट 0.5 टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी? पहले वाले पर्सन की कितनी आएगी? माइनस 0.3, दूसरे वाले की माइनस 0.2, और थर्ड वाले की माइनस 0.4, 3549, माइनस 0.9 आ रहा है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो यानी सबसे इसमें नेगेटिव में जितना छोटा होगा उतनी कम डिस्यूटिलिटी होगी। तो सबसे बेस्ट लोकेशन क्या है? 0.3 पे अगर आप रखते हैं तो बेस्ट लोकेशन है। यानी ये 0.3 मीडियन है 0.2, 0.3, 0.9 का। तो यानी इसका जो ऑप्शन है वो क्या है कि वी शुड कीप इट एट द मीडियन। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का तो क्या कहें, लॉजिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है हमको। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहे कंसिडर थ्री गुड्स, केबल टेलीविजन, अ फिश इन इंटरनेशनल वाटर्स एंड अ बर्गर। ऑल्सो कंसिडर 4 डिस्क्रिप्शंस ऑफ द गुड्स, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल,
rival excludable, non-rival excludable, rival non-excludable. In what sense, in what follows we match goods to possible description, choose the correct match. मतलब मैचिंग करनी. केबल टेलीविजन क्या होता है सर? केबल टेलीविजन नॉन राइवल होता है. आपके घर में केबल चल रहा है तो मैं भी देखूंगा तो आपका कुछ केबल मतलब कम तो नहीं हो जाएगा देखना, आपको फर्क तो नहीं पड़ता कोई, तो नॉन राइवल है. मगर वही आदमी केबल टीवी देख पाते हैं जो उसका बिल पे करते हैं. तो यानी ए जो है वो नॉन राइवल है और एक्सक्लूडेबल है. ए इज नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल. नॉन राइवल एक्सक्लूडेबल मतलब सी है. ए के साथ मैच होता है सी. ए के साथ मैच होता है कौन? सी. ठीक है जी. ए के साथ सी बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है. 3 ऑप्शन आ गए. फिश इन इंटरनेशनल वाटर्स. इंटरनेशनल वाटर्स में किसी को कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता, कोई भी उस फिश को पकड़ सकता है, लेकिन जिसने पहले पकड़ ली उसकी तो राइवल है मगर नॉन एक्सक्लूडेबल है. जिसने फिश पहले पकड़ ली फिश उसकी, दूसरे को वो फिश नहीं मिलेगी. ठीक है, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल वाटर से सबके लिए फ्री एक्सेस है. तो राइवल है मगर नॉन एक्सक्लूडेबल है. राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ये आ गया आपका डी. तो बी के साथ कौन मैच होता है जी? बी के साथ मैच होता है डी. तो ये ए और सी दोनों में, सॉरी बी और डी दो भी आंसर हो सकते हैं. बी और डी में ए के साथ सी है, बी के साथ डी है. बाकी हम ए को रूल आउट कर चुके और सी को रूल आउट कर चुके. तीसरा है बर्गर. बर्गर तो सर आपका है, आपने खा लिया कोई और नहीं खा सकता, और जो पैसे देगा वही लेगा. तो ये राइवल भी है एक्सक्लूडेबल भी है. राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, सी है बी. सी के साथ कौन है? बी. राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये भी गलत हो गया. राइट. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो इसमें मतलब कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी. अच्छा जी, अब आ जाइए इस पे. 6th क्वेश्चन. कंसिडर एन इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंडिविजुअल्स 1, 2 and 3 to goods A and B, a single monopoly firm that can produce both goods at zero cost. Each individual would like to buy exactly 1 unit of goods A and B if at all. भाई अगर वो खरीदेगा तो या तो 1 यूनिट खरीदेगा गुड ए की, 1 यूनिट गुड बी की, या कुछ नहीं खरीदेगा. एक से ज्यादा कोई नहीं खरीदने वाला. मैक्सिमम जो परचेज करना है एक गुड की 1 यूनिट. ये नहीं कहा क्वेश्चन है कि ए लेगा तो बी नहीं लेगा, बी लेगा तो ए नहीं लेगा, ये नहीं कहा. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी में से जो भी गुड्स वो खरीदेंगे उसकी एक ही यूनिट्स खरीदेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या तो कुछ नहीं खरीदेंगे या 1 यूनिट्स. तो ऐसा कर सकता है इंडिविजुअल 1 1 यूनिट ए की ले ले, 1 यूनिट बी की ले ले. ऐसा भी कर सकता है एक ए की ले ले, बी खरीदना. ऐसा भी कर सकता है ए ना खरीद के बी खरीद ले. ऐसा भी कर सकता है कोई भी गुड ना खरीदे. ठीक है, 2 यूनिट या 10,000 यूनिट कोई खरीदने वाला नहीं है. Individual's valuation of a good is defined as maximum amount she is willing to pay for 1 unit of the good. मैक्सिमम अमाउंट कितना पे कर सकता है वो उसकी वैल्यूएशन का पार्ट है जी. इंडिविजुअल 1 की वैल्यूएशन गुड ए के लिए 10 रुपए है, गुड बी के लिए 1 रुपया है. इंडिविजुअल बी की वैल्यूएशन गुड ए के लिए 1 रुपया है, गुड बी के लिए 10 रुपए है. सी की वैल्यूएशन 3 की वैल्यूएशन ए के लिए 7 रुपए, बी के लिए 7 रुपए. The firm can charge a single price PA for good A, single price PB for good B, and a bundle price PAB such that if individual pays PAB, then she gets bundle consisting of 1 unit of each of goods A and B, and if the monopolist sets price PA, PB and PAB to maximize its profits, then. अच्छा, देखो सर, क्वेश्चन नंबर है ये 6th. देखिए सर, 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. पहले मैं रिजर्वेशन प्राइस की बात कर लेता हूं. आर ए रिजर्वेशन प्राइस है गुड ए के लिए, आर बी रिजर्वेशन प्राइस है गुड बी के लिए. इंडिविजुअल 1 जो है उसकी निगाह में ए का रिजर्वेशन प्राइस 10 रुपए है, बी का 1 रुपए है. इंडिविजुअल 2 के लिए ए का 1 रुपए, बी का 10 रुपए. 3 के लिए ए का 7 रुपए, बी का 7 रुपए. ठीक है, यानी आप अगर 10 रुपए का ऑफर करेंगे तो वो इंडिविजुअल ए गुड ए 10 रुपए में खरीदे या ना खरीदे इंडिफरेंट है. 10 से महंगा प्राइस देंगे तो इंडिविजुअल ए जो है गुड ए खरीदने, इंडिविजुअल 1 जो है गुड ए खरीदने वाला नहीं है. 9 रुपए का प्राइस देंगे तो जरूर खरीदेगा फिर वो. ठीक है, ये बात हम समझ जाते हैं इस तरह से. तो अब हमको प्राइस तय करना है. हमारे पास कोई इक्वेशन और नहीं, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. अब इसी में ऑप्शंस क्या क्या दिए देखो उसने. पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? पी ए 11, पी बी 11, पी ए बी 11. यानी अगर आप गुड ए 11 रुपए का बेच रहे हैं, गुड बी भी 11 रुपए का बेच रहे हैं, इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल 11 रुपए के ऊपर इनमें से गुड्स को नहीं खरीदेगा. लेकिन क्योंकि कंबाइंड प्राइस 11 रुपीज का है तो वो जो इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल ए वो 11 रुपए में दोनों गुड्स आपसे ले लेगा, वो इंडिफरेंट है.
ठीक है, क्योंकि उसका जो रिजर्वेशन प्राइस है 10 प्लस 11 ही, इंडिविजुअल बी भी ले लेगा। इंडिविजुअल सी का दोनों का मिला के रिजर्वेशन प्राइस 14 रुपीज का है, 7 प्लस 7 14, आप तो 11 में दे रहे हैं, वो ले लेगा। तो आपको 11 रुपये मिल जाएंगे इंडिविजुअल ए से, 11 मिल जाएंगे इंडिविजुअल बी से, 11 मिल जाएंगे इंडिविजुअल 3 से, तो आपको 33 रुपीज मिल जाएंगे यहाँ पे। कितने पैसे मिलेंगे यहाँ पे आपको? 33 रुपीज। अगर आप बी पार्ट में जाते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल सी खरीदेगा आपसे यहाँ पर 14 रुपये में दोनों गुड्स, और कोई नहीं खरीदेगा, ए भी नहीं खरीदेगा, बी भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंडिविजुअल अगर जो प्राइसिंग है वो भी उनके रिजर्वेशन प्राइस से ऊपर है और कंबाइंड भी ऊपर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 11 रुपये मिलेंगे। अगर आप 10 रुपये का प्राइस रखते हैं, कंबाइंड प्राइस 11 रुपये का रखते हैं, तो भी सेम सिचुएशन है। इंडिविजुअल ए जो है वो आपसे, इंडिविजुअल ए आपसे दोनों गुड्स खरीदेगा 11 रुपये के प्राइस देकर, इंडिविजुअल बी दोनों गुड्स खरीदेगा 11 रुपये का प्राइस देकर, इंडिविजुअल सी भी दोनों गुड्स खरीदेगा 11 रुपये का प्राइस देकर, आपको 33 रुपीज का प्राइस मिलेगा। मगर आप इससे बेटर फिर इसको रखना चाहेंगे ना, PA11 PB11 रखना चाहेंगे, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। वरना हो सकता है इंडिविजुअल जो है ए सिर्फ एक ही गुड खरीदे और दूसरा छोड़ दे, तो उसमें नुकसान हो सकता है आपको। आप इसके अलावा कोई और अगर प्राइस भी सोचते हैं, कोई भी और प्राइस, आपको PAB को 11 से, जैसे ही आप PAB को 11 से हटाएंगे तो गेम खराब हो जाएगी, आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, यहीं पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर अ बर्ट्रैंड डुओपोली विद two firms 1 and 2, both firms produce the same good and that has a market demand function P is equal to 10 minus Q. The market is equally shared in case firms charge same price. बर्ट्रैंड डुओपोली है, सेम प्राइस चार्ज करेंगे, प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस डिसाइड करना होता है फर्म्स को, दोनों सेम प्राइस चार्ज करेंगे तो जो भी क्वांटिटी आएगी आधी आधी दोनों बढ़ जाएगी। अदरवाइज जो है, जो लोअर प्राइस फर्म है उसको पूरी डिमांड सर्व करने को मिलेगी। अ फर्म मस्ट सेटिस्फाई ऑल द डिमांड कमिंग टू इट। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ फर्म 1 इज CQ1, फर्म 2 इज 2Q2। जीत की फर्म 2, फर्म 2 की कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट फर्म 2 की 2 रुपए है, फर्म 1 की मार्जिनल कॉस्ट 3 रुपए, तो फर्म 2 जीत गई, उसकी MC कम है। फर्म 2 को क्या करना है? 3 रुपए से जस्ट बिलो प्राइस रखना है, जस्ट जितना बिलो वो रख सकता है, जितना बिलो अलाउड होगा उसमें उसको उसकी विक्ट्री हो जाएगी उसमें, तो क्योंकि इससे फर्म 1 मार्केट से बाहर हो जाएगी। फर्म 1 3 रुपए से नीचे प्राइस लेके नहीं जा सकती, फर्म 2 3 से जितना नीचे। अब देखते हैं भी आगे क्या कहते हैं। सपोज प्राइस इज वेरी अलॉन्ग द, हाँ ठीक है, 0.1 0.2 मतलब 0.1 का प्राइस गैप हो सकता है, प्राइस टिक 0.1 की है, यानी फर्म 2 जो है वो 2.9 रुपीज का प्राइस रखेगी, इसमें उसको मैक्सिमम गेन होगा। फर्म 2.9 का प्राइस रखेगी और फर्म 1 को 3 का प्राइस रखना पड़ेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आप किसी भी प्राइस पे चेक कर लीजिए, आपको किसी भी प्राइस पे फर्म 2 ही यहाँ पे जीतने वाली है, क्योंकि फर्म 2 का कॉस्ट कम है, और कोई प्राइस रखने पे फर्म 2 अपने नुकसान कर रही होगी, इसलिए फर्म 2 क्या करेगी? 2.9 का प्राइस रखेगी। उसके पास ऑप्शंस क्या है? 2 रुपए का प्राइस रखना है, 3 रुपए का प्राइस रखना है। 3 का प्राइस तो रखना मूर्खता होगी, क्योंकि 3 का प्राइस रखने से फर्म 1 कंपटीशन में आ जाएगी। अगर मान लीजिए 3 रुपए का प्राइस रखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं, तो डिमांड कितनी होगी? 7 यूनिट्स की, दोनों बराबर प्राइस रख रही हैं, आधा आधा मिलेगा, 3.5 तो 3.5 इंटू 3 10.5 का आपको गेन हुआ फर्म 2 को। लेकिन अगर फर्म 2 2.9 यूनिट्स का प्राइस रखती है तो फर्म 1 मार्केट से बाहर है, फर्म 2 को 7.1 यूनिट्स की डिमांड मिलेगी। 7.1 इंटू 2.9 10.5 से बहुत बड़ा होता है, तो फर्म 2 के लिए बेटर यही 2.9 का प्राइस रखना। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब प्राइस वॉर होता है और आपकी कॉस्ट कम है, तो सामने वाले की कॉस्ट से जस्ट बिलो, जितना बिलो आप रख पाए, मिनिमम जो बिलो आप रख पाए उतना रख दीजिए। जैसे यहाँ 2.10 पैसे का गैप है तो 2.9 पे रख देंगे, 1 पैसे का गैप है तो 2.99 पे रख देते, ठीक है जी। मैंने कहा ही था बहुत आसान पेपर है, तो आपको कहा ही था। कह रहे कंसिडर अ मोनोपोलिस्ट, 8th क्वेश्चन है, विद द मार्केट डिमांड P is equal to 20 minus Q. It is a multi-plant monopolist with 2 plants, plant 1 and plant 2, where the plant specific cost function of plant I is CI/QI is 2 plus 4QI if QI is positive, 0 otherwise। देखिए सर, यहाँ पे ना, यहाँ पर 2 प्लांट हैं और दोनों में फिक्स कॉस्ट है अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो 2 रुपीज की फिक्स कॉस्ट है अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, मगर कोई कैपेसिटी नहीं दी हुई कि इस प्लांट की कैपेसिटी इतनी है सर, प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो प्लांट, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ। तो फर्म तो एक ही प्लांट को यूज करेगी, चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड को, किसी एक ही प्लांट को यूज करेगी, दूसरे को क्यों करेगी? 2 बार फिक्स कॉस्ट क्यों खर्च करनी है उसको? तो फर्म के लिए बेटर क्या है? एक ही प्लांट को यूज करना, क्योंकि कैपेसिटी तो दी नहीं क्वेश्चन ने कोई भी। तो अगर फर्स्ट प्लांट को यूज करती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी यहां पर MC क्या आएगी? MC है 4 रुपीज की, MC है 4 रुपीज की, और यहां पर टोटल रेवेन्यू है P इंटू Q, 20Q माइनस
क्यू स्क्वायर, तो एम आर होगा क्या 20 माइनस 2q। एट इक्विलिब्रियम एम सी इक्वल टू एम आर करेंगे, 20 माइनस 2q इज इक्वल टू 4 कर दीजिए, तो 2q आ गया 16, q आ गया 8 और p आ गया 12, राइट। तो फर्म का यहाँ पे रेवेन्यू कितना है सर? फर्म का रेवेन्यू है 12 8 आर 96 और फर्म की कॉस्ट कितनी है सर? 2 प्लस 4 इंटू 8, 34 की कॉस्ट है। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी? 96 में 34, 262 रुपीज का फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। एज सिंपल एज दैट, बेसिक कैलकुलेशन है सर, मतलब क्या कहूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड प्लांट को क्यों यूज करना है कि 2 रुपए की फिक्स कॉस्ट दोबारा लगानी है कि हमको? हम क्यों लगाएं? हम तो नहीं लगाएंगे, कोई भी रैशनल आदमी नहीं लगाएगा। 62 आंसर आ रहा है इसका, डी ऑप्शन है, डी इज ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। मुझे तो देखो शीट पे जाना भी नहीं पड़ा करने के लिए, वर्कशीट पे जाने नहीं पड़ा, यहीं पे सॉल्व हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कंसिडर अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच एन इंडिविजुअल्स लेबर सप्लाई टू फर्म इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट विच मैक्सिमाइजेस हर यूटिलिटी। यू इज सी पावर एल्फा 1 minus L power beta, alpha beta positive, alpha plus beta less than 1. C is consumption which is taken to be equal to wage income WL. Then labor supply does not depend on average wage, directly proportional to average wage, inversely proportional to average wage. More information is needed. आसान सा क्वेश्चन है सर, देखिए this is question number 9th, right? U has C power alpha 1 minus L power beta. U is C power alpha 1 minus L power beta. यहाँ पे C क्या है? C is WL, तो यानी U क्या हो गया? WL power alpha 1 minus L power beta. तो for optimum utility, for utility maximization du by dl should be equal to 0. du by dl होगा प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 माइनस एल पावर बीटा माइनस 1 इंटू बीटा इंटू माइनस 1 प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा सर? एल्फा डब्ल्यू एल पावर एल्फा माइनस 1 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको पुट करना है 0 के इक्वल। यहां से आई कैन टेक डब्ल्यू एल पावर एल्फा 1 माइनस एल पावर बीटा एज कॉमन। तो इधर क्या बच गया मेरे पास? यहां बच गया माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस एल, और इधर क्या बच गया? एल्फा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 0। तो यानी अब आप इसको जब 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली एल 0 नहीं होने वाला है, ठीक है, एल 1 भी नहीं होने वाला है, तो हम इस टर्म को 0 लेंगे, माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस एल प्लस एल्फा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, एल्फा बाय एल कह लीजिए, alpha by L is equal to 0. So that means alpha by L is equal to beta by 1 minus L. हमें L की वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू L की? तो यहाँ से बड़ा साफ नजर आ रहा है कि L जो है वो W पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है मुझको। ये आ रहा है alpha minus alpha L is equal to beta L, alpha is equal to alpha plus beta L means L is equal to alpha by alpha plus beta. So labor supply is independent of wage rate. Wage rate से कोई उस पर असर नहीं पड़ रहा है, ए ऑप्शन, क्योंकि लेबर की इक्वेशन में W का कोई रोल नहीं बचा, खत्म हो गया W, ठीक है जी, क्लियर बात। अब 10th क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। कह रहा है इन द सिनेरियो डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन 9 assume that economy is Keynesian, that investment expenditure I is autonomous and output is determined by y is equal to c plus I. Okay, aggregate production function is y is equal to a l theta, where a is productivity parameter, theta lies between 0 to 1. Note that firm's employment of labor is obtained by equating marginal product of labor equal to W.
एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको एक थोड़ा सा उलझाने की कोशिश हो रही है, दो तीन इक्वेशंस को हमको मिक्स करके और एक आंसर निकालना है। हमको ये जानना है, देखो बेसिकली हमको क्या करना है कि एमपीसी चाहिए। एमपीसी के लिए कंजम्पशन को फंक्शन ऑफ इनकम बनाना है। कंजम्पशन शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा क्योंकि हमें पता है C इज W इंटू एल, ये क्वेश्चन ने बोल दिया, और W जो है वो MPL के बराबर करने को बोल रहा है। आइए कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में देखिए y क्या है? y है A L थीटा, तो MPL क्या होगा? MPL है dy बाई डी एल ए थीटा एल थीटा माइनस 1, ठीक है। सो फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन ने बोला क्या करना है? MPL शुड बी W, यानी W इज A थीटा L थीटा माइनस 1। आप जानते हैं C क्या है? C इज W इंटू एल, यानी A थीटा L थीटा माइनस 1 इंटू एल मीन्स C इज A थीटा L पावर थीटा। अब ये A इंटू एल पावर थीटा y है, यानी C इज थीटा इंटू वाई। व्हाट इज MPC? MPC इज DC बाई डी वाई, DC बाई डी वाई कर रहे हैं तो आपका सारा थीटा, तो MPC इज नथिंग बट थीटा। तो क्या है? देखिए क्वेश्चन में दो तीन इक्वेशंस डाल दी कि बच्चा उलझ जाएगा। आप समझदार हैं, आप नहीं उलझेंगे, सीधा आंसर पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है जी। बेसिक क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है कंसिडर अ सॉलो ग्रोथ मॉडल in continuous time with the production function with labor augmenting technological change y is equal to f of kt alt, y आउटपुट के कैपिटल, a टेक्नोलॉजी कह लीजिए, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, l लेबर फोर्स, मतलब a इंटू एल क्या हो गया? इफेक्टिव वर्कर्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सॉलो मॉडल विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो आपने पढ़ा है। Assume that LT grows at the rate of n, AT grows at the rate of g, यानी L डॉट बाय L है n, G डॉट A डॉट बाय A है g। कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन K डॉट है एस वाई टी माइनस डेल के टी, S07 के बीच में सेविंग रेट है और डेल डेप्रिसिएशन रेट है। x डॉट का मतलब हम जानते हैं dx dt है, लिख दिया उसने, चलो थैंक यू बोल देते हैं उसको। कैपिटल इन एफिशिएंसी यूनिट्स, अब और k बाय एल तो कैपिटल पर वर्कर होता है, तो k बाय एल क्या है? कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर। ऐसी y बाय एल क्या होगा? आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर, ठीक है। देन द एक्सप्रेशन फॉर z डॉट बाय z इज, ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है सर, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। 11th क्वेश्चन है सर, z इज इफेक्टिव कैपिटल k बाय ए एल, तो z डॉट क्या होगा सर? z डॉट के लिए क्वेश्चन ट्रू लगेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, इसमें ए एल में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, a इंटू एल डॉट प्लस l इंटू ए डॉट अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब नाउ z डॉट बाय z इज ए एल के डॉट माइनस ए के एल डॉट माइनस के एल ए डॉट डिवाइड बाय ए एल स्क्वायर। अब बाय z है क्या? k बाय ए एल, तो ऊपर जाके इंटू ए एल बाय के हो जाएगा, ए एल बाय के। तो एक ए एल से एक, ये स्क्वायर था ना, एक एल से एक एल कैंसिल, नीचे एल क्या आ गया सर? z डॉट बाय z इज ए एल के डॉट बाय ए एल के माइनस ए के एल डॉट बाय ए एल के माइनस के एल ए डॉट बाय ए एल के। सो आई एम लेफ्ट विद k डॉट बाय k माइनस l डॉट बाय l माइनस a डॉट बाय a। मगर यहाँ पे ना क्वेश्चन जो हम मुझे याद आ रहा है, इसमें k डॉट बाय k का ऑप्शन कोई नहीं है, फंक्शन ऑफ z है, फंक्शन ऑफ z, मतलब आउटपुट शुड बी फंक्शन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो इजी है, देखिए इजी है बात। k डॉट की जगह k डॉट क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? k डॉट गिवन है हमको, k डॉट इज एस वाई माइनस डेल के, ठीक है। तो एस वाई माइनस डेल के बाई के माइनस
एल डॉट बाई एल माइनस ए डॉट बाई ए। तो सर अब देखो एस वाई बाई ए एल कर दीजिए अपॉन के बाई ए एल कर दीजिए, ठीक है, माइनस डेल माइनस एन माइनस जी। तो एस इंटू एफ ऑफ जेड हो गया, वाई बाई ए एल क्या है, इफेक्टिव आउटपुट यानी इफेक्टिव कैपिटल का फंक्शन, और के बाई ए एल क्या है, जेड है, माइनस कॉमन डेल प्लस एन प्लस जी। ठीक है, कहां पे है जी ये, बी ऑप्शन है इसका, बी इज ऑप्शन। समझ के बात क्लियर है, राइट? ओके, आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है इन द सोलो मॉडल डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन 11 द ग्रोथ रेट ऑफ वाई एट स्टेडी स्टेट। सर ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसको इससे लेना देना कुछ नहीं है। आप जानते हैं, ये बात आप पढ़कर आते हैं कि जो स्टेडी स्टेट y by al is constant, let y star, आउटपुट पर वर्कर y by l क्या होता है, a इंटू वाई स्टार, यानी log y by l होगा log a प्लस log y स्टार, d log y by l क्या होगा, d log a यानी कि g, और d log y स्टार 0। तो यानी आउटपुट पर वर्कर जो है वो ग्रो करता है एट द रेट ऑफ g। लेकिन यहाँ आउटपुट की बात हो रही है, और आउटपुट क्या होता है y। मैं इस क्वेश्चन के बारे में पूरा कंसेप्ट ही आपके साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार रिव्यू हो जाएगा, a इंटू एल इंटू वाई स्टार। तो यानी log y क्या होगा, log y होगा log a प्लस log l प्लस log y स्टार, और d log y यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट क्या होगा, ये होगा d log a यानी कि g, d log l यानी कि n, और y स्टार तो कांस्टेंट है वो 0, यानी g प्लस n। यानी टोटल आउटपुट ग्रो करता है किस रेट से, g प्लस n के रेट से। लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में बात पढ़ा रखी है। अभी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जल्दी से करके मैंने दिखा दी, g प्लस n के रेट से ग्रो करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आसान है बात, क्लियर? ओके, अब 13 क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर एन ISLM मॉडल वेयर द IS कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.25y is equal to 500 plus g minus I, and money demand function is given by m by p is equal to 2y by e power I. Notations are standard. ठीक है, suppose the government wants to increase spending, therefore the central bank decides to change the money supply accordingly such that the interest rate remains the same in short run, then the change in money supply satisfies the condition. अच्छा, ये मॉनेटरी अकोमोडेशन की बात हो रही है, याद है आपको मॉनेटरी अकोमोडेशन और फिस्कल एक्सपेंशन। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी मगर वो चाहती है कि क्राउडिंग आउट ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाना चाहती है मगर चाहती है साथ साथ क्या, क्राउडिंग आउट ना हो। इसको बोलते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक साथ में मनी सप्लाई बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी अकोमोडेशन। ठीक है, और ये मॉनेटरी अकोमोडेशन जो होता है आपका, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS कर्व इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM कर्व। जितना शिफ्ट हॉरिजॉन्टल IS में होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल शिफ्ट LM में होगा। IS का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आपको पता है, अल्फा जी इंटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। LM का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो आपने पढ़ा है वो आप लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने क्या नाम है, डॉर्नबुश फिशर की रीडिंग से पढ़ा है। तो वहां पे LM की इक्वेशन आपने ले रखी है KY माइनस HI, तो वहां पर 1 बाय K इंटू डेल M बार बाय P बार होता है। लेकिन यहाँ पर LM की इक्वेशन लीनियर नहीं ले रखी, इन्होंने 2y अपॉन EI कर दी। तो वो चेंज कैसे निकाला वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, IS की इक्वेशन तो सेम है, वो तो वहीं से निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 है ना, 13। तो बच्चों IS की इक्वेशन है 0 पॉइंट IS कर्व 0.25y इज इक्वल टू 500 प्लस g माइनस I। 0.25 1/4 होता है, मतलब y क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 500 प्लस g माइनस I। आप जानते हैं IS की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू अल्फा g टाइम्स a बार माइनस बी आई। ठीक है, तो यहां पर अल्फा g जो है कॉमन मल्टीप्लायर वो 4 है और b इज 1। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS कितना होता है, हॉरिजॉन्टल
शिफ्ट इन आई एस कर्व ये होता है अल्फा जी इंटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी 4 टाइम्स चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात तो हो गई। अब बेसिक जो अब अगर ये लीनियर इक्वेशन एलएम के भी होती तो हम करते हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन एलएम 1/k इंटू चेंज इन मनी, लेकिन वो है नहीं ऐसा यहाँ पे ना, यहाँ पे एलएम की इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो अब मुझे थोड़ा सा टास्क मेरा बढ़ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए एलएम क्या है, m बाई पी इज एग्जैक्ट देख लें 2y/ei, तो यानी m इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 2py इंटू ई माइनस आई। तो चेंज इन m क्या है सर, 2p कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट मान रहे हैं हम लोग, चेंज इन y e माइनस आई प्लस y एज इट इज e माइनस आई इंटू माइनस डी आई। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तब होता है जब इंटरेस्ट रेट चेंज ना हो, यानी डी आई जीरो हो। फॉर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन एलएम we have di is 0, यानी dm is 2p e minus i into dy, यानी dy यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना, शिफ्ट तो इनकम में होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मतलब इनकम में शिफ्ट, तो dy कितना आ रहा है, dy आ रहा है dm बाय 2p e minus i, दिस इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन lm। तो अब क्या करते हैं हम, फॉर मॉनेटरी अकोमोडेशन हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS, यानी dm बाय 2p e माइनस आई, शिफ्ट इन IS था 4dg, तो यानी dm बाई dg इज 8p e पावर माइनस आई। ऑप्शंस में आ जाइए, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस में ना p नहीं है, किसी भी ऑप्शन में p नहीं है, p एलिमिनेट कर लेते हैं, ऑप्शन आ जाएगा। देखो p क्या है यहाँ पर, m बाई p है ना 2y बाई e है, तो p है m e i बाई 2y, p इज m e i by 2y, तो dm by dg is 8 into mei by 2y into e minus i, तो 2 4s are 8, 4m by y, ठीक है जी, 4m by y, ei और e minus i कैंसिल, 4m by y लास्ट ऑप्शन आ गया सर, dm by dg is 4m by y, राइट, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं, देखो जिसको कंसेप्ट पता है ना बेटे, जो कंसेप्ट का ज्ञाता है उसको अड़चन नहीं आएगी। बेसिकली मॉनेटरी अकोमोडेशन में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप पहले चेंज निकालिए, फिर चेंज इन इंटरेस्ट को जीरो कर दीजिए, और चेंज इंटरेस्ट को जीरो करके चेंज इन इनकम निकाल लो, वो जो चेंज इन इनकम है वही हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, जो आपका चेंज इन इनकम होता है वही आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ये LM है, ये LM शिफ्ट हो गई, तो जितना चेंज यहाँ पे y एक्सिस पे हम x एक्सिस पे इनकम लेते हैं, y पे इंटरेस्ट लेते हैं, चेंज इन इंटरेस्ट को जीरो करके चेंज इन इनकम जो आ रही है वही हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है, वही मैंने यहाँ पे किया है, यही आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, 14th क्वेश्चन पे फिर से इंटरटेम्पोरल का क्वेश्चन नजर आ रहा है जी हमको, क्या है, एन एजेंट लिव्स फॉर 2 periods, हर यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन इन पीरियड 1 एंड पीरियड 2 इज u इज log c1 प्लस बीटा log c2, बीटा डिस्काउंट रेट है प्रेफरेंस का, ठीक है। एजेंट अर्न्स W1 in period 1, W2 in period 2, इनकम को W1 W2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R, एजेंट चूजेस C1 and C2 to maximize U subject to her budget constraint. Consider a temporary increase in income where W1 increases but the agent does not change her expectations about W2. तो अभी W1 तो बढ़ रहा है मगर वो मान रहे W2 नहीं बढ़ेगा, सिर्फ W1 में चेंज होगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन C1 विद W1, तो DC1 पे DW1 निकालें, तो पहले C1 को एज ए फंक्शन ऑफ W1 निकाल लेते हैं, फिर आंसर पे आ जाएंगे। U है log C1 प्लस बीटा log C2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। U क्या है, log C1 प्लस बीटा log C2, MRS क्या आएगा यहाँ पर,
एब्सोल्यूट MRS होगा क्या, mu1 अपॉन mu2, यानी 1/C1 अपॉन बीटा बाय C2, तो C2 बाय बीटा C1। और बजट लाइन क्या होगी, 1 प्लस आर C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर W1 प्लस W2। स्लोप क्या है बजट लाइन का, स्लोप ऑफ बजट लाइन इन एब्सोल्यूट है आपका 1 प्लस आर। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एब्सोल्यूट ऑफ MRS इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये सब फॉर्मेलिटीज मैंने की हैं आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो वर्बली वहां से नजर आएगा MRS ये है C2 बाय बीटा C1, स्लोप है 1 प्लस आर, C2 बाय बीटा C1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, C2 निकालो फटाफट से बजट लाइन में डालो, आंसर पहुंच जाओ। ये सब फॉर्मेलिटीज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ पाए। तो यानी C2 बाय बीटा C1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, और आई कैन से C2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस आर C1। इसको बोलता हूं नंबर 1, इसको बोलता हूं नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 1 प्लस आर C1 कॉमन, 1 प्लस आर C1 कॉमन, 1 प्लस बीटा आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आर W1 प्लस W2, यानी C1 इज W1 बाय 1 प्लस बीटा प्लस W2 बाय 1 प्लस आर 1 प्लस बीटा। हमें C1 का निकालना है चेंज W1 के साथ, चेंज इन W2 0 है, तो dC1 बाई dW1 जब करते तो आ रहा है 1 बाय 1 प्लस बीटा, वो सेकंड टर्म 0 है क्योंकि W2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल दिया। तो MPC ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन विद प्रेजेंट इनकम है 1 बाय 1 प्लस बीटा, 1 बाय 1 प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर सी है सर। क्लियर है बात, समझ गए, राइट? ओके, और ये 15th क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद फिर मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। कह रहे इन अ सिनेरियो डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन 14 कंसीडर अ परमानेंट इंक्रीज इन इनकम वेयर W1 इंक्रीजेस एंड एजेंट एक्सपेक्ट्स दैट W2 विल आल्सो इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, देन DC1 बाय DW1 कितना होगा। अब वो बोल रहे हैं कि आप ये मान लीजिए W2 भी सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है 15th, वापस से लेता हूं मैं, C1 मैंने निकाला W1 अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस W2 अपॉन 1 प्लस आर 1 प्लस बीटा। तो यहां पर DC1 क्या होगा सर, व्हाट इज DC1? देखिए DC1 इज dW1 बाय 1 प्लस बीटा प्लस dW2 बाय 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस बीटा। क्वेश्चन में बोला है कि dW1 इज इक्वल टू dW2, दोनों में सेम चेंज आने वाला है, तो dW2 की जगह डालता हूं dW1, कॉमन लेके उधर ले जाएंगे, तो DC1 बाय dW1 इज 1 बाय 1 प्लस बीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस आर 1 प्लस बीटा। ठीक है, यानी ये आ गया मेरा 1 बाय 1 प्लस बीटा कॉमन, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस आर। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है, आप वर्बली भी फटाफट से इस पे पहुंच सकते हैं सर। तो 1 बाय बीटा टाइम्स 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस आर, ये कहाँ मिल रहा है मेरे को, ए ऑप्शन में मिल रहा है जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसका, राइट? समझ गए? तो देखिए आज की क्लास में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस करें डिस्कस, जो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, माइक्रो मैक्रो सब पे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें हम लोग लास्ट 15 क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, होपफुली आप लोग जो मैंने बताया समझ गए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात आप जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास यहाँ पर 9899192027, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।